पटना नीट स्टूडेंट रेप और हत्या मामले में रहस्य गहराता हुआ जा रहा है। हॉस्टल के बंद दीवारों के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हमारे पास बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी है जिस डिकोडिंग क्राइम के जरिए हम साझा करेंगे और बताएंगे कि पटना के गर्ल्स हॉस्टल में किस तरीके से सेक्स रैकेट से लेकर तमाम तरीकों की गलत काम और गंदे काम बड़े आराम से पुलिस के शय के नीचे, पुलिस के नाक के नीचे किए जा रहे थे। जब मीडिया बिहार के डीजीपी विनय कुमार से पूछताछ करने के लिए, उनका इंटरव्यू लेने के लिए जाती है, तो डीजीपी साहब कहते हैं कि कैमरा बंद कीजिए, हमें इस केस के बारे में कुछ बात नहीं करनी है। जब डीजीपी का ये रवैया होगा तो सोचिए उनके नीचे रहने वाले एसपी, एसएसपी, इंस्पेक्टर, एएसपी, जो तमाम जो खाकी वर्दी सितारे लगाने वाले जो अफसर हैं, उनका रवैया किस कदर होगा मीडिया को लेकर। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जो लड़की है, जो नीट की जो स्टूडेंट है, जो कि नाबालिग है, बच्ची है, जो पढ़ने के इरादे से गई थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था, उसे होश आया था। बीच इलाज में उसे होश आता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो अपनी मां को पुकार रही थी और अपनी मां को बहुत सारी कुछ ऐसी बातें बताने वाली थी जिसे अस्पताल प्रशासन ने, सफेद कोट पहनने वालों ने और मनीष जो कि हॉस्टल का संचालक था, कोऑर्डिनेटर था, वार्डन था, उसने अपने गुंडों के साथ मिलकर अस्पताल में घर वालों को जाने तक की अलाउ नहीं किया, जिस वजह से एक मां तड़पती रही अपनी बेटी को देखते हुए कि उसकी बेटी का इलाज चल रहा है, उसकी बेटी उसे पुकार रही है। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उसे अंदर जाने से रोका और कहीं ना कहीं इसी वजह से इस केस में जो ढीला ढाला रवैया था पुलिस महकमे का, हॉस्पिटल का और ये मनीष का, इसकी जो डिकोडिंग करेंगे हम आपको बताएंगे, एक एक चेहरों से आपको अवगत करवाएंगे और गूगल मैप के जरिए आपको ये भी समझाएंगे कि किस तरीके से वो जो हॉस्टल था उसके 500 मीटर के आसपास 13 बड़े बड़े अस्पताल मौजूद थे। 500 मीटर मतलब आधे किलोमीटर के अंदर नालंदा हॉस्पिटल, जो कि वहां का सबसे बड़ा सरकारी और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें से एक, वहां पर ना ले जाकर एक वहां से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर ये जो मैप में आप देख रहे हैं प्रभात हॉस्पिटल में ले जाया गया। खबरें तो ये भी सामने आई कि जब लड़की को, जब बच्ची को अस्पताल लेकर जाया जा रहा था तो प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि हम इस बेटी को एडमिट नहीं करेंगे, इसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, कुछ गलत हो सकता है। लेकिन फोन करवा कर इस जो मनीष था, इसे बड़े बड़े डॉक्टरों को फोन करवाया, बॉडीगार्ड लेकर गया, डराया, धमकाया, तब जाकर अस्पताल ने उस बच्ची को एडमिट किया। लेकिन उसके आगे की कहानी आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस पूरे केस में सेक्स रैकेट का नाम आता है। कुछ गाड़ियां आती हैं, 50-60 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर रोज आकर हॉस्टल के बाहर खड़ी रहती है, उसमें से कुछ लड़के उतरते हैं। उन लड़कों का इस हॉस्टल से क्या नाता है और बताएंगे कि किस तरीके से क्या पुलिस महकमा, जो खाकी वर्दी वाले हैं, किसी को बचा रहे हैं, किसी बड़ी मछली को बचाने के लिए उन्होंने इस पूरे केस को मटिया मेट करने की एक नाकाम कोशिश की। परत दर परत खोलकर इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आज आपको हर एक चीज से अवगत करवाएंगे। तो इस केस में पटना पुलिस ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की, जिस तरह से उनके जो थाना इंचार्ज थे, जो एसएसपी थे, जो एसपी थे, सब एक एक करके सामने आते हैं, सबकी पोल खुलती है और पता लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की भद्द पीट दी गई है और लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए जिस तरह से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी थी वैसी नहीं की गई। लेकिन जिस तरह से एसआईटी बनाई गई और एसआईटी ने जब जांच करना शुरू किया तो देखिए क्या क्या चीज़ें एसआईटी के हाथ लगी उस कमरे से। सोचिए वो जो रोशनी कुमारी मैडम थी थाना इंचार्ज, जिस दिन ये घटना घटी, पता लगा कि जो लड़की है उसकी इस तरह से अवस्था में एक बॉडी मिली है, सांसें चल रही हैं लेकिन हालत नाजुक है, तभी अगर वो वहाँ पहुँच जाती उस कमरे में तहकीकात करती तो ना जाने उनको कितने सबूत मिलते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस लड़की के फ़ोन से व्हाट्सएप चैट डिलीट किए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सबूत जो थे वो डिलीट किए गए हैं और ये एसआईटी की तरफ से कहा गया है। दरअसल जो विशेष टीम जब जांच करने पहुंचती है तो डेटा एनालिसिस के तहत व्हाट्सएप चैट को रिकवर किया जाता है और उसको देखने के बाद पुलिस को समझ में आता है कि जो डेटा है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है और पहले जो मैसेजेस किए गए थे उन्हें डिलीट
किया गया है। इसके अलावा कुछ संदिग्ध नंबर भी पुलिस के हाथ लगे, कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स लगे हैं जिनसे ये माना जा रहा है कि लड़की की लगातार बात हो रही थी और ये भी माना जा रहा है कि नंबर से उसका कुछ ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिसके तहत उसकी ऐसी हालत हुई। इसके अलावा जो संचालक मनीष है उनके फ़ोन कॉल की जो डेटा है उसको भी एसआईटी खंगालने की कोशिश कर रही, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या उस हॉस्टल में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही थी जिसके तहत जो लड़कियां हैं उनकी जान खतरे में थी। हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इसके अलावा जो मोबाइल में जितना भी डिलीटेड डेटा मिला है, तो जो पुलिस है मान रही है कि बहुत ही अहम सबूत बन सकते हैं, उनको सबको सुरक्षित रखा गया है। और कुछ मैसेज से स्पष्ट हो रहा है कि लड़की किसी परेशानी में ज़रूर थी, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा गया है। जैसा दीपक ने बताया कि जो फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं, जो लग्जीरियस गाड़ियां हैं, वो भी उस हॉस्टल के सामने आकर रुका करती थी। तो इस तरीके के जो अहम सबूत हैं, जो केस में अपडेट है, वो हमने आपको बताया कि पुलिस के हाथ लगे हैं। और सबसे अहम वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें लड़की बाकायदा दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये पुलिस को 3 दिन बाद मिला, क्योंकि जो रोशनी मैडम थी, कल हमने आपको बताया था, उन्होंने अपने ड्राइवर को भेजा था उस हॉस्टल में, वो भी 3 दिन बाद घटनाक्रम के, कि जाकर फुटेज की व्यवस्था कर लाओ। सोचिए 3 दिन के अंदर क्या क्या चीज़ें डिलीट हो सकती हैं और क्या चीज़ें कहाँ गायब हो सकती हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे उस लड़की के व्हाट्सएप चैट डिलीट किए गए। अब ये चीज़ें आपने समझी कि केस में अपडेट क्या है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से दीपक ने आपको शुरुआत में डीजीपी विनय कुमार का वीडियो दिखाया, उसके अलावा हम आपको एक और पॉलिटिकल जो पार्टी के नेता हैं उनकी एक और आपको बाइट सुनाते हैं और समझाते हैं किस तरह से उन्होंने भांडाफोड़ किया है हॉस्टल्स का। बिहार में जिस तरह से हॉस्टल चल रहे हैं, बिहार में जिस तरीके से जो लड़कियां दूर से पढ़ने आती हैं उस हॉस्टल में रुकती है, सोचिए उनके साथ कितना गलत काम हो रहा है या हो सकता है। क्योंकि साफ तौर पर जो पप्पू यादव उन्होंने कहा है कि कई सारे बिहार में ऐसे गर्ल्स हॉस्टल हैं जो ऐसे बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, उनकी कोई जांच नहीं है, उनका कोई मानक नहीं है। और तमाम तरीके के हॉस्टल्स के अंदर तो सेक्स रैकेट चलता है, लड़कियों को सप्लाई करने का काम किया जाता है। वहाँ के संचालक, वार्डन और जितने भी जो लोग हैं, स्टाफ मेंबर हैं, सब मिले होते हैं। और जिस तरह से जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो इस हॉस्टल में भी एक सीक्रेट गेट की बात आई और कहा गया कि इस हॉस्टल के पीछे के दरवाजे की तरफ एक गेट है और कहा जा रहा है कि शायद वहां पर सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। आप सबसे पहले सुनिए कि किस तरह से पप्पू यादव ने भांडाफोड़ किया और क्या क्या वो हॉस्टल्स के बारे में बता रहे हैं। बेटी जाति का तो है नहीं, जाति के सवाल पर तो बेटी का सवाल नहीं उठता। हम तो कब से हॉस्टल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आज नहीं 10 वर्षों से, कि गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल एक साथ क्यों कंकर बाग में, गर्दनी बाग में, बोरिंग रोड में बड़ी बड़ी गाड़ियां लगती है। कौन है इवेंट्स चलाने वाले लोग? डिफेंडर खरीद लेते हैं लड़कियों को पहुंचा करके, इवेंट्स करते हैं। सबकी इंक्वायरी हो, सदन में मामला पहला दिन उठाऊंगा राष्ट्रपति भाषण के बाद। जरूरत पड़ेगा हम हाईकोर्ट जाएंगे सीबीआई इंक्वायरी के लिए। तो सुना आपने किस तरह से पप्पू यादव ने एक एक करके बताया कि कैसे हॉस्टल्स में गंदा काम हो रहा है और इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हो सकता है जिस हॉस्टल की हम बात कर रहे हैं, शंभू हॉस्टल, उसमें ऐसा ना हुआ हो, लेकिन तमाम तरीके के बिहार में ऐसे हॉस्टल्स हैं जहां पर इस तरह से कृत्य किया जाता है। और जब एसआईटी इस पूरे मामले की जाँच कर ही रही है, तो जिस तरह से लड़की का व्हाट्सएप चैट डिलीटेड मिले, तो उस कमरे से सोचिए एक डायरी भी मिली और डायरी में कहा जा रहा है कि वो जो लड़की है वो अपने निजी पलों को लिखती थी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में उसमें बयां करती थी और बताती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। और वो डायरी भी बहुत अहम सबूत बन सकती है, क्योंकि जब पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी लगता है तो उसमें पुलिस को दिखता है कि 5 जनवरी को हॉस्टल आने के बाद जो लड़की है वो अपने कमरे में गई। इसके बाद वो सिर्फ 2 बार कमरे से बाहर निकली है और उस वक्त जो उसकी स्थिति थी, या यूँ समझिए जो लड़की दिखने में लग रही है बहुत ही सामान्य लग रही है, कोई परेशानी नहीं लग रही। लेकिन वो रात का खाना भी खाती है, लेकिन उसके बाद जब कमरे में जाती है तो वो कमरे से बाहर नहीं निकलती। और कहा तो ये भी जा रहा है जो सीसीटीवी के मुताबिक और जो अपडेट आ रही है कि जब लड़की सुबह नाश्ते के लिए नहीं आती है तब लोग सोचते हैं, उसके दोस्त यार देखते हैं कि वहाँ पर वो आई नहीं है, तब उसको कमरे में जब देखने जाते हैं तब जाकर पता लगता है कि वो अपने कमरे में बेहोश पड़ी हुई है और इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब हॉस्पिटल ले जाने से पहले भी कई तरीके की कॉन्स्पिरेसी या यूं समझिए षड्यंत्र को रचा जाता है। ये जो आप शक्ल देख रहे हैं ना, जिसका नाम है मनीष, ये जो संचालक है, ये दिखने में आपको लग सकता है कि कोई सीधा साधारण सिंपल सा एक शख्स है जिसने हॉस्टल बनाया, उसका संचालक करा, लेकिन जब आप एक एक चीज़ समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिमाग से कितना शातिर है। दरअसल आप सोचिए कि जिस जगह पर, यानी जो शंभू हॉस्टल है, वहाँ पर जिस
समय लड़की की एक अवस्था में जो एक उसका शरीर मिलता है, पता लगता है सांसें चल रही हैं लेकिन हालत जो है वो ख़राब है, बेसुध है। तो ऐसे में जिस जगह पर हॉस्टल था वहाँ से करीब 500 मीटर के दायरे में 100 अस्पताल थे, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, आधुनिक सुविधाओं से लैस, लेकिन फिर भी उस लड़की को 2.5 किलोमीटर दूर एडमिट कराया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ये जो संचालक मनीष है ये अपनी सेटिंग ढूंढ रहा था कि मैं ऐसे अस्पताल में लेकर जाऊं जहां पर हॉस्टल की बदनामी ना हो, ये पूरी खबर फैले ना और डॉक्टर हमारी जान पहचान का हो, सेटिंग वाला हो और सारी चीज़ें सही से बैठ जाए। दरअसल इस पूरी चीज़ों को जब हम डेटा निकाल रहे थे, जब कई रिपोर्ट से हमने छाना तो हमें बहुत सारे डिटेल पता लगी, जिसमें पता लगता है कि 7 जनवरी को ये जो स्टूडेंट जिसकी बेसुध अवस्था में जो बॉडी मिलती है और जब उसको बदनामी से बचाने के लिए अस्पताल ढूंढे जाते हैं तो वहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो 12 से ज़्यादा ऐसे हाईटेक मेडिकल सुविधाओं वाले हॉस्पिटल हैं जो लगभग आप यूँ समझिए 1.5 किलोमीटर के ही दायरे में है। तब भी आपको अगर उन्हें लगता कि हमें किसी हाईटेक हॉस्पिटल में ले जाना है तो 1.5 किलोमीटर के दायरे में भी उस लड़की को ले जाया जा सकता था। यहाँ तक कि 1.5 किलोमीटर के ही दायरे में, जिसका जिक्र शुरुआत में दीपक ने किया, नालंदा मेडिकल कॉलेज जो टॉप का माना जाता है वो भी वहीं पर मौजूद है। सोचिए उस लड़की को वहाँ पर ले जाया नहीं गया। इसके बावजूद वो जो लड़की है उसको 2.5 किलोमीटर दूर ले जाया जाता है प्रभात अस्पताल में, जबकि 500 मीटर के दायरे में 100 से ज़्यादा बड़े अस्पताल थे, छोटे अस्पताल थे, आप बड़े अस्पताल भी गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा थे और जिसमें मेडिकल सुविधाएं भी काफ़ी अच्छी थी। अब इसमें जो हमने इन्वेस्टिगेट किया, पता करने की कोशिश की, तो पता लगा कि उसको डर था कि कहीं उसके हॉस्टल की बदनामी ना हो जाए, क्योंकि शायद डर वो इसीलिए रहा था क्योंकि उस हॉस्टल में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों कि जब अस्पताल में बात जाएगी, कहानी फैलेगी तो पूरी असली कहानी, आगे पिछले की सारी चीज़ सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर मनीष जो संचालक है उसने ये जुगाड़ किया कि किसी भी तरीके से वो डॉक्टर अपनी जान पहचान का खोज ले, क्योंकि शुरुआत में वो चपरासी की नौकरी करता था, फिर पता लगा कि वो वार्ड बॉय भी बना। तो हॉस्पिटल्स में उसकी कुछ ऐसे हॉस्पिटल थे जहाँ 60 गांठ उसकी अच्छी हो गई थी, जिसमें से एक प्रभात हॉस्पिटल था और इसलिए उसने वहाँ पर जाने की कोशिश की। लेकिन सभी को ये पता है कि सबसे पहले लड़की को प्रभात अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उससे पहले भी लड़की को एक हॉस्पिटल ले जाया गया था जो हॉस्पिटल था जगदीश, और वहीं पर डॉक्टर सतीश से उसका कांटेक्ट हुआ था। दरअसल पता ये लगता है कि जब वहाँ पर उस लड़की को ले जाया जाता है, एडमिट कराया जाता है, वहाँ पर जो डॉक्टर्स उसे देखते हैं तो फर्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसके बाद साफ तौर पे कह दिया जाता है कि सर आप जिस बच्ची को लेकर आए हैं उसकी जो हालत है बहुत नाजुक है और हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं हैं, ऐसी सुविधाएं नहीं हैं कि हम उस बच्ची का बेहतर इलाज कर पाएँ। तो इसीलिए आप इस बच्ची को किसी अच्छे अस्पताल में ले जाइए और फ़ौरन एडमिट कराइए। आप सोचिए, सामने से एक डॉक्टर खुद कह रहा है, वो अपने अस्पताल के बारे में खुद बता रहा है कि सर हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं है, आप इस बच्ची को ले जाइए वरना बहुत देर हो जाएगी। इसके बावजूद जो मनीष संचालक वहाँ का था हॉस्टल का, उसने बच्ची को ले जाने की कोशिश नहीं की। वो काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठा रहा। उसने बोला कि आप देख लीजिए, कुछ तो हो सकता होगा। सोचिए, जब डॉक्टर कह रहा है कि बच्ची बहुत नाजुक है, आप फ़ौरन ले जाइए, तो ऐसे में तुरंत ले जाना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर यही कह रहा है कि आप देख लीजिए। अगर मैं आपको सही से बताऊँ तो एक डॉक्टर है शहजानंद, जिनका एक बयान है, उन्होंने साफ साफ बताया कि देखिए हमारा जो हॉस्पिटल है वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और जब वो लेकर आते हैं अस्पताल में, यहाँ पर लड़की को जब लेकर आया, हमने देखा तो हमें पता लगा कि लड़की बहुत ज़्यादा ही नाजुक हालत में है। देखने से पता लग रहा था कि उसकी सांसें भले चल रही हैं पर उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही है, और इसीलिए जो कर्मचारी आए थे हमने उन्हें साफ तौर पे कह दिया कि आप इस बच्ची को लेकर जाइए और फ़ौरन इसे आईसीयू में एडमिट कराइए। सबसे पहले तो इसे आईसीयू में एडमिट रखना ज़रूरी है और एक अच्छे अस्पताल की ज़रूरत है। इस पर जो वहाँ के स्टाफ थे उन्होंने ले जाने से इनकार कर दिया। अब अगला क्या होता है कि देखिए, जो पहला हॉस्पिटल था, जब वहाँ से जवाब मिल गया तो काफ़ी देर तक तो मनीष सोचता रहा, लेकिन उसके बाद उसने सोचा कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ से निकाल दे, तब क्या करेंगे। तब वो ये करता है, उसकी जानकारी का जो प्रभात अस्पताल था वो वहाँ पे बातचीत करता है, पहले से उसकी सेटिंग थी और उस तरीके से उस लड़की को वहाँ लेकर जाता है। और यहाँ तक कि जो गार्ड से बात की गई, वहाँ पे जो गार्ड मौजूद थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने ये तक बताया कि जब लड़की आई थी तो देखने से पता लग रहा था कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब जब इस पूरे मामले में पहले वाले अस्पताल से पूछा गया तो वहाँ के गार्ड्स ने पूरी कहानी बताई, डॉक्टर्स ने बताई, लेकिन प्रभात अस्पताल, जिस पर अब आरोप भी लग रहे हैं, उनके डॉक्टर्स पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट कैसी बनाई थी, साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि कोई इंजरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में वो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पूरी तरीके से चेंज आती है, साफ तौर पर बलात्कार लिखा था। अब उसका स्टाफ मेंबर, जब मीडिया के लोग वहाँ जा रहे हैं, पूछताछ करने जा रहे हैं, उन डॉक्टर से पूछ रहे हैं, यहाँ तक कि उनके गार्ड से भी पूछा जा रहा है ना, तो उनको साफ तौर पर एक धमकी दे दी गई है
कि किसी भी मीडिया पर्सन के सामने आप नीट स्टूडेंट के केस पर कोई भी बयानबाजी नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ सामने नहीं रखेंगे। इस तरह से उन्हें धमकी दे दी गई है अस्पताल के अंदर। अब क्यों दी गई है, तो उसके लिए आपको समझ में आएगा कि सोचिए, एक अस्पताल है जिसने एक लड़की को देखा, जब उसको वो देख रहा है, वहाँ पर उसकी रिकवरी की जा रही है, दवाइयाँ दी जा रही है, रोज़ डॉक्टर देख रहे हैं, लेकिन उन्हें ये तक नहीं दिख रहा कि लड़की के शरीर पर चोटें लगी हुई हैं। अब आप ये समझिए किस तरह से जो हॉस्पिटल है, ये पुलिस वालों पे हमने जिस तरह से आरोप लगाए, पुलिस वालों पर जिस तरह से पूरी कहानी समझ में आती कि उन्होंने कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन को बेकार किया, उसमें कम योगदान डॉक्टर्स का भी नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने पहली मेडिकल रिपोर्ट बनानी शुरुआत की, सब चीज़ें की, तो उनके पास कोई इंजरी रिपोर्ट ही नहीं थी। उन्होंने घर वालों को, किसी को भी इंजरी रिपोर्ट के बारे में बताया ही नहीं। आप समझिए अब किस तरह से हॉस्पिटल इस पूरे मामले का जिम्मेदार हो रहा है, उसकी गलतियां सामने आ रही हैं। और तो और एसआईटी के सामने अब कौन से ऐसी अहम चीज़ें हैं जिसको देखकर इस केस को एसआईटी सुलझा सकती है। और समझिए, क्या सच में उस लड़की को उस अस्पताल में होश आया था? क्या सच में वहाँ पर उसे ऐसी कोई नींद की गोली दी गई जिसके बाद वो फिर से बेहोश हो गई और उस हॉस्टल का राज अपनी माँ या अपने घर वालों को नहीं बता पाई? देखिए, इस पूरी कड़ी में जो हॉस्पिटल है उस, या जो सफ़ेद कोट वाले, जो मैं बार बार कहता हूँ, सफ़ेद कोट वाले जिनका काम है या जिनका धर्म है किसी भी जाति, धर्म का रंग भेद ना करते हुए इंसानों की जान बचाना, उस अस्पताल के डॉक्टर्स ने जानबूझकर इंजरी रिपोर्ट छुपाई थी। मसलन के लिए मैं आपको बताऊं कि प्रभात हॉस्पिटल ने टीबी, ब्लड, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन समेत सभी तरीके की जांच पड़ताल किए नीट की स्टूडेंट के बच्ची का, उसकी रिपोर्ट उनके पास थी। लेकिन जो हमें पता लगा है कि पता ये लगा कि प्रभात छोटा मोटा हॉस्पिटल था, वहां पर डॉक्टरों की शिफ्ट चेंज हो रही थी बार बार, और इस चेंज होने का फायदा उस रिपोर्ट में साफ साफ झलकने लगा। दरअसल उस रिपोर्ट में कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ कि उसे चोट है, उसके अंदरूनी अंग में चोट लगे हैं, खरोच के निशान है। हर एक चीज को नेग्लिजेंस मानते हुए हटा दिया गया, दरकिनार कर दिया गया, और सिर्फ ये लिखा गया कि ज्यादा नींद की टैबलेट खाने की वजह से उसकी मौत हो गई है। अब सोचिए, 60 गार्ड हाथ जोड़कर किस तरीके से चला जाता है एक केस का मटियामेट करने के लिए। रोशनी कुमारी जो कि सब इंस्पेक्टर थी, उन्होंने भी अपनी कहानी बताई। उस कहानी में लिखा कि जो लड़की है वो गूगल सर्च हिस्ट्री में जब हमने खंगाला तो हमने देखा कि वो नींद की टैबलेट का असर के बारे में बार बार पढ़ रही थी या सर्च कर रही थी अपने गूगल के जो सर्च हिस्ट्री, उसमें बहुत सारी चीजें पता लगी हैं। अब ऐसे में जब डॉक्टर्स ने बोल दिया नींद की गोली, जो पुलिस मैडम है उन्होंने कहा कि गूगल सर्च हिस्ट्री से हम मान लेते हैं, और 29 टैबलेट या 29 या 30 टैबलेट हमें उनके कमरे से मिली हैं, तो तीनों की कड़ियां जुड़ी और इसको हम एक सामान्य मौत का जिक्र कर देते हैं। अब इसी बलबूते जो एसएसपी साहब हैं, एएसपी हैं, एसपी हैं, पूरा हुजूम लग जाता है खाकी वर्दी वालों का बताने के लिए कि देखिए बच्ची अभी भी अस्पताल में जूझ रही है अपनी जिंदगी के लिए। वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये लोग टांग पे टांग चढ़ाकर कह देते हैं कि नहीं, यहां तो कोई सेक्सुअल असॉल्टिंग हुआ है, हम डॉक्टर्स के बयान के आधार पर आपको बता रहे हैं। और तब तक उस बेटी को उस अस्पताल से, प्रभात हॉस्पिटल से निकालकर एक बड़े अस्पताल में, एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। अब जब रिपोर्टर्स प्रभात हॉस्पिटल वालों से मिलने जाते हैं तो वहां पर तो वही आनाकानी की, देखिए हमारे अस्पताल में तो कोई मौत नहीं हुई, आप तो बिना मतलब में ये झगड़ा या कहें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस अस्पताल में मौत हुई आप वहां पर जाके पता कीजिए। लेकिन इस अस्पताल में मनीष क्यों ले गया? ये जो अब मैप में जो आप देख रहे हैं ये है शंभू गर्ल्स हॉस्टल। यहां से लगभग आप देखेंगे कितना लंबा सफर तय करके जाना पड़ता है आपको उस प्रभात हॉस्पिटल में, लगभग 2.5 किलोमीटर है। लेकिन 2.5 किलोमीटर से पहले आसपास तमाम जो बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, ऐसे अस्पताल हैं कि बिहार के दूर सुदूर इलाकों से वहां पे लोग इलाज करने के लिए आते हैं। लेकिन बगल में रहने वाला एक हॉस्टल जो इतना बड़ा पीजी चला रहा है, वो जानबूझकर उस बड़े अस्पताल में लेकर नहीं जाता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उसी वक्त उस बगल के अस्पताल में भर्ती करवा देगा, कुछ अनहोनी हो गई, क्योंकि अनहोनी का डर था, तभी वो अपने सेटिंग वाले अस्पताल में लेकर जाता है। फिर खबर बन जाती उसकी, जो हॉस्टल के अंदर जो काले या गंदे करतूत चल रहे थे, पूरी दुनिया को उसकी खबर लग जाती। और इसलिए जब प्रभात हॉस्पिटल में जो निकलकर जो जानकारी सामने आई है कि डॉक्टर्स पहले मना कर रहे थे, प्रभात हॉस्पिटल के ठीक बाहर खड़े होकर ये बड़े बड़े डॉक्टर्स को फोन लगवाता है, उनसे कहता है कि आप भर्ती करवाइए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, तब जाकर ये भर्ती लेते हैं। और सोचिए कि किस तरीके का अस्पताल होगा कि एक जो नाखून में
जो इतने दिन हो चुके थे, नाखून में निशान है, पीठ पे निशान है, उन सारे दर्द जख्मों को अस्पताल भूल जाता है और भूलने के बाद सिर्फ ये कहता है कि नींद की टैबलेट की वजह से मौत हुई थी। अब इस पूरी कड़ी में जब पुलिस के पास ये जब जांच पड़ताल जाती है, अब तो जिस तरीके से हमने कल भी वीडियो बनाया, कल भी लोगों ने चीजें कही कि देखिए पुलिस तो मिली हुई थी, उसके बाद पुलिस कहीं थोड़ा बहुत जागी है, आईजी साहब आए हैं, उन्होंने एसआईटी की टीम बनाई है, लेकिन अब तक जो शुरुआती जो जांच में अगर हम आपको अपडेट दें तो हुआ क्या है। दरअसल ये जो पूरे इलाके में जो मनीष है, मनीष तो एक तरीके से हम कहें मोहरा है, ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है बस मोहरा है। दरअसल इनकी एक ऊपर एक मैडम है जो अग्रवाल मैडम है, वो अग्रवाल मैडम नीलम अग्रवाल जो है, कहा जाता है कि वो अपने बेटों के साथ फरार हो गई हैं। लेकिन जब पुलिस ने उनकी फोन लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की मोबाइल टावर लोकेशन की मदद से, तो पता क्या लगा, ये जो बिटिया थी ये जहानाबाद से पटना आई थी, लगभग 1 से लेके 3 बजे के बीच में से सफर किया था, 2 घंटे का ट्रेन में। कुछ उसी वक्त में जो मनीष भी है वो भी सेम लोकेशन सेम ट्रेन से, ऐसा माना जा रहा है कि उसी जगह से वो ट्रैवल कर रहा था। जहानाबाद में भी इसकी लोकेशन थी, पटना में भी लोकेशन थी। ये जो नीलम अग्रवाल है और इसके जो दोनों बेटे, इनकी भी लोकेशन आसपास की ही नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मनीष क्या उस बिटिया का पीछा कर रहा था? क्योंकि अगर वो पीछा नहीं कर रहा था तो जहानाबाद में उस रोज उसका क्या काम था, और काम भी क्या कि दोनों हर वक्त उस जगह पर साथ साथ दिखाई दे रहे थे। मतलब वो शायद इसका पीछा कर रहा था, और पीछा करने से मतलब वो चाहता था कि जो बिटिया है स्टेशन से सीधा हॉस्टल में आए, कहीं और जाने की उसकी जरूरत ना पड़े। अब इसके बाद ये जो पूरी कहानी निकल कर सामने है, तो मनीष तो अरेस्ट हो चुका है, लेकिन जो इनकी मेन मैडम है, जिनके शागिर्द थे, वो अभी भी गायब हैं और उनकी लोकेशन भी सेम आ रही है। अब इसके बाद जब जांच पड़ताल की गई तो पता ये लगा कि सीसीटीवी में कुछ कारें नजर आई हैं हॉस्टल के ठीक बाहर। अब उस कार में फॉर्च्यूनर है, बहुत महंगी कार है। कौन लोग अंदर आते हैं, कौन लोग बाहर जाते हैं, इसकी कोई जानकारी अब तक पुलिस ने साझा नहीं की है। लेकिन पुलिस का जो शक है उन 5 चेहरों पर है। उस 5 चेहरों में से एक चेहरा तो हम आपको दिखा चुके हैं। वो 4 चेहरे कौन हैं, जिसका शायद जो बिहार पुलिस है नाम छुपा रही है या नहीं चाहती है कि उनका नाम उजागर हो, और उस फॉर्च्यूनर कार का नंबर प्लेट ही बता दे तो हम भी बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। सीसीटीवी भी दिखाया नहीं गया है अब तक, या मीडिया के साथ साझा नहीं किया गया है, क्योंकि डर है कि अगर इनके हाथ में आ गया तो बहुत सारे भेद खुल सकते हैं। सिर्फ ये कह देना कि हमारे पास तो सब चीज है, हमने हर एक चीज का डाटा देखा हुआ है। अब इसके साथ जिस तरीके से वनिता ने आपको शुरुआत में बताया कि चैट जो हिस्ट्री थी वो डिलीटेड है, पता ये भी चला है कि शायद जो लड़की है या जो मनीष है, इनकी बीच में भी अक्सर बातचीत होती थी, तो उस बातचीत का भी पूरा जो ब्यौरा है वो निकाला जा रहा है। अब यहां पर एक चीज और है कि जो बिटिया को ले जाया गया अस्पताल में, जो सबसे पहला जो था कि सजानंद क्लिनिक से लेकर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जो इलाज का जो हेरा फेरी की गई, जानबूझ के लेट लतीफी की गई, इस वजह से भी डर है कि क्या पहली भी ऐसे कोई मामले आए हैं जहां पे इन दोनों अस्पतालों ने मिलकर के या सांठ गांठ कर कर मनीष के साथ कई लड़कियों की जिंदगी पहले भी कुछ इसी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की गई है। तो इस पर भी जांच हो रही है। साथ ही साथ अब जो एसआईटी बन चुकी है, तो उस एसआईटी में सबसे ऊपर जो खास तौर पर मैं एसआईटी के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, इसके आसपास जो बड़े अस्पतालों के मैं नाम ले रहा हूं उसके ऊपर ध्यान से सुनिएगा। चिरंजीवी चिकित्सा केंद्र, उसके बगल में परमहंस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी दिमाग के ऊपर जो इलाज होती है, बहुत बड़ा अस्पताल माना जाता है। जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में ले जाया गया बिटिया को बाद में। हार्ट हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट, यहां पर भी एक हॉस्पिटल था। सर्जिकल अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, स्टार इमेजिंग एंड डायलिसिस सेंटर, स्पेक्ट्रम इमेजिंग डायलिसिस सेंटर, मेडिवर्सल मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, चाणक्य हॉस्पिटल, चिरंजीवी चिकित्सा केंद्र, श्री साई हॉस्पिटल, स्वास्तिक हॉस्पिटल, स्पेक्ट्रम डायलिसिस सेंटर। ये जो मैं आपको सेंटर बता रहा हूं, ये हॉस्पिटल भी है और बगल में उससे भी बड़ा नालंदा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है। तो ये जो तमाम हॉस्पिटलों को छोड़कर एक दूर सुदूर एक छोटे मोटे हॉस्पिटल में ले जाया गया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो हमने तो बिटिया की जान पर आई थी तो हमने वहां पर उसका इलाज करवा दिया गया। आस पड़ोस के लोगों से मैं आपको बताऊं, जब हमारे रिपोर्टर से पूछताछ की तो लोगों को यह बताया गया कि बिटिया
ठंड की वजह से उसकी मौत हो गई है। आस पड़ोस वालों को जब तक मीडिया में खबर नहीं आई थी तो ये भी नहीं पता था कि मौत कैसे हुई है, ये कोई बताने को राजी नहीं था। उनको तो ये लग रहा था कि इस हॉस्टल में एक लड़की रहती है, वो घर से अपने गर्म कपड़े नहीं लाई थी, इस वजह से उसकी मौत हो गई है। सोचिए किस कदर झूठ और का ये जो दीवार या कहें बिल्डिंग खड़ी की जा रही है कि हर किसी को, जो बगल में रहने वाले लोग हैं, उन तक को नहीं पता कि मौत कैसी हुई। हम मानते जरूर हैं कि उस हॉस्टल में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लोग नहीं चाहते कि बाहर आए। और इसी सिलसिले में जब एसआईटी बनाई गई तो उनके पास भी जो हमारे कुछ सवाल हैं, जो एसआईटी को सबसे पहले उस पर काम करना चाहिए। सबसे पहली चीज कि लड़की के कपड़े कहाँ हैं वारदात वाली रोज वाले, जब उसकी हालत या बॉडी मिली थी उस रोज उसने एक कपड़े पहने थे, वो कपड़ा इस वक्त कहाँ पर है। मोबाइल फोन से जो चैट डिलीट किया गया है, क्या उसका राज निकल पाएगा, क्या फॉरेंसिक के जरिए बिहार पुलिस उस चैट को रिकवर करेगी। हॉस्टल के रजिस्टर से गेस्ट के नाम गायब कर दिए गए हैं, मिटा दिए गए हैं। आप ये समझ रहे हैं उस हॉस्टल में उस रोज कौन आया था कौन नहीं आया था, इसके नाम गायब कर दिए गए हैं। हॉस्टल का गार्ड, जब उसकी बिटिया की मौत हुई थी या बिटिया हालत खराब थी तो उस वक्त वो गार्ड ड्यूटी पर कहां था, क्या कर रहा था, क्या उसके पास कोई जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है अब तक। विसरा रिपोर्ट आने से, विसरा रिपोर्ट में कि बॉडी में क्या कुछ उसे कुछ ऐसे जहरीला चीज दिया गया है, नहीं दिया गया है, विसरा रिपोर्ट का इंतजार ना किए बिना जो सितारे लगाए जो अफसर होते हैं, अशोक अस्तम और सितारे लगाकर बैठ के कैमरे के सामने उनको बोलना बहुत आसान होता है, एसी कमरों में टांग पे टांग चढ़ा के कि बिटिया की तो कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, हम डॉक्टर की बात मान रहे हैं। अब जब रिपोर्ट आ गई है तो मिमियाने लगे हैं, डीजीपी से लेकर एसएसपी, एसपी, एएसपी और जो रोशनी कुमारी हैं, जो लोकल थाना इंचार्ज हैं, उन सब की हालत खराब है। और एसएसपी साहब से खास तौर पर, शहर संभल नहीं रहा आपसे, आप इस केस को क्या संभालेंगे। आप मीडिया को धमकी देते थे कि आप अपनी खबर को सोच समझ के चलाइए, नहीं तो बिहार पुलिस आपसे एक्शन लेगी। बिहार पुलिस, खासतौर पर पटना पुलिस। अब उनसे ही जब ये पूछा जा रहा है कि आप एक के बाद एक गलतियां कर रहे हैं तो कोई जवाब ठीक से सामने नहीं आ रहा। अब इसके बाद सीसीटीवी लगे शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, हर एक फ्लोर में दावा किया जा रहा है, लेकिन कुछ खबरें ये भी आई हैं कि ऐसा एक बैक डोर भी है जहां पर कैमरा नहीं है। तो क्या कोई शख्स वहां से भी गर्ल्स हॉस्टल के अंदर गया है, नहीं गया है, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। अगर हर चीज पाक साफ थी तो नीलम अग्रवाल, जो मेन हॉस्टल की जो मालकिन है, वो फरार क्यों हो गई? मतलब उन्हें पता था कि हॉस्टल में कुछ ऐसे गंदे काम होते थे जिसकी वजह से उन्हें की गिरफ्तारी हो सकती थी और इसलिए वो फरार हो गई हैं। तो साथ ही साथ इस पूरे मामले में अब जाकर उस हॉस्टल रूम को कॉर्डन ऑफ किया गया है, फॉरेंसिक की टीम को भेजा गया है। क्राइम के लगभग 3 से 4 दिन बाद, 72 घंटे या कहें कम से कम 90 घंटे के आसपास के बाद उस क्राइम सीन पर लोगों को भेजा गया। तब तक तो सोचिए जो करने वाले थे उन्होंने पूरा धो साफ करके उसे गायब भी कर दिया गया होगा। अब तक वहां पे कुछ मिलने से रहा, कोई तिनका भी मिल जाए तो शायद इस पूरे केस को कड़ी को सुलझाया जा सके। तो फिलहाल के लिए हमारी कोशिश है कि आपको इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए पटना नीट मामले में जो भी नए अपडेट्स है आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है। आगे जो भी नए अपडेट्स हम कोशिश करेंगे डिकोडिंग क्राइम के जरिए आप तक सबसे पहले उसे बताएं और समझाएं कि बिहार पुलिस की गलती की वजह से एक बिटिया की जान किस तरीके से चली गई है।